A very good morning to all of you. Today I am going to study about or discuss about father of genetics. Father of genetics. कैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है हमारे? ग्रीक और जॉन मेंडल। कैसे ग्रीक और जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स पे स्टडी की, कैसे एक हिस्ट्री क्रिएट की अबाउट जेनेटिक्स, है ना। जेनेटिक्स के अंदर इनहेरिटेंस के बारे में बताया कि इनहेरिटेड करेक्टर्स हैं वो कैसे जो हैं पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। उन्होंने बखूबी एक प्लांट का यूज किया जो कि बहुत अच्छे से उसके करेक्टर्स को स्टडी किया, बहुत एक स्ट्रेटजी बना के उस पर स्टडी किया उन्होंने, और सक्सेस भी मिली उनको। ठीक है ना। सक्सेस ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, ये हम सारी बातें जानेंगे, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि जेनेटिक्स में मतलब कि ग्रीक और जॉन मेंडल से पहले बहुत सारी स्टडी ही की गई, जो कि उनमें से कुछ के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कुछ आइडियाज़, कुछ ब्लेंडिंग थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस। वो भी तो एक साइंटिस्ट ही थे, किसी न किसी सब्जेक्ट के तो साइंटिस्ट थे, किसी न किसी टॉपिक के साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी कोशिश की लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली। इनसे 100 साल पहले 1761 टू 1766 में एक कॉलरिटर, जोसेफ कॉलरिटर नाम के साइंटिस्ट थे। जोसेफ कॉलरिटर नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। उन्होंने भी कॉलरिटर, वन सेकेंड, आई थिंक शायद स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है। कॉलरिटर, है ना, ओके। ये ठीक है स्पेलिंग, ठीक है ना। कॉलरिटर ने भी 1761 टू 1766 में स्टडी की थी, हाइब्रिडाइजेशन पे स्टडी की थी, और टोबैको प्लांट पे उन्होंने स्टडी किया अपने, ठीक है ना। टोबैको प्लांट पे स्टडी की, समझ गए। तो उन्होंने जो टोबैको प्लांट है उनकी क्रॉसिंग करा के देखा, उनके करेक्टर्स को स्टडी किया, लेकिन उन्हें वो सक्सेस नहीं मिली जो ग्रीक और जॉन मेंडल को मिली थी, क्योंकि उन्होंने एक प्लानिंग के थ्रू जो है जेनेटिक्स इनहेरिटेंस के ऊपर, जो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर स्टडी की थी, और बहुत केयरफुली, बहुत कुछ सीख के, बहुत कुछ जान के, अच्छे से सब्जेक्ट पे नॉलेज लेके, मैथ की भी नॉलेज लेके, तो इन्होंने अपनी जो एक्सपेरिमेंट है, अपनी जो रिसर्च है उस पर जो है बखूबी काम किया इन्होंने, ठीक है ना। तो जानते हैं इनके बारे में। इनके बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बहुत ऐसे सब्जेक्ट की जो खोज कर चुके हैं ये, जो कि आज की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। सारी बीमारियों से हमें छुटकारा पाने में बहुत ज़्यादा रिलीव कर रही है कि नहीं। और इससे क्या है, हम एक नया सब्जेक्ट हमने बना दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना। कैसे हम जीन को अल्टर कर सकते हैं, कैसे हम डीएनए की केमिस्ट्री को अल्टर कर सकते हैं, और उससे एक नई डिजायर्ड जीन जो है अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब किसकी देन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स की, दैट इज़ ग्रीक और जॉन मेंडल, ठीक है ना। अगर इन्होंने थोड़ी बहुत शुरुआत नहीं की होती प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे, तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो काफ़ी टाइम लग जाता, ठीक है ना। इतनी जल्दी जो है सक्सेस नहीं मिलती बायोटेक्नोलॉजी तक पहुंचने में, ठीक है। तो हम इनके बारे में स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में ये कौन थे। देखो, ग्रीक और जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ही ग्रू अप ऑन ए फार्म इन हिंसेस, ठीक है ना। कहाँ पे वो इनका जन्म हुआ था? एक हिंसिस, मतलब जिसको हैजेंडॉर्फ सिटी बोला जाता था, ये पहले ऑस्ट्रिया के अंदर थी, अब ये सीजैक रिपब्लिक के अंदर आती है, ठीक है ना। पहले ये ऑस्ट्रिया का एक पार्ट था ये जो सिटी है, ठीक है ना, समझ गए। तो इन्होंने एक छोटे से गांव में, एक फार्मर फैमिली में इन्होंने जन्म लिया था, जो कि पहले ऑस्ट्रिया में था, अब सीजैक रिपब्लिक में है। अब फिलहाल उसको हिंसिस बोला जाता है, पहले हैजेंडॉर्फ बोला जाता था, है। अगर ये एज ए यंग बॉय की बात करें तो वो अपने फादर के साथ काम करते थे, ठीक है ना। अपने फादर के साथ एग्रीकल्चर, वो उनके फादर जो थे खेती बाड़ी करते थे, है ना। छोटी मोटी एनिमल हस्बेंड्री पे काम किया करते थे, प्लांट पे काम किया करते थे, ठीक है ना। तो ग्राफ्टिंग में वो उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उनके फादर का, तो वो उनके फादर के साथ जो है
हाथ बटाया करते थे, उनके साथ काम किया करते थे। ठीक है ना, कि कैसे जो है इम्प्रूव किया जा सके फैमिली, मतलब कि ट्री की क्रॉप की यील्ड को, है ना, प्लांट की यील्ड को कैसे जो है, और कार फैमिली के जो ट्रीज थे उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सके बाय द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक टाइप है, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। ठीक है ना, ए रूरल अपब्रिंगिंग टॉट हिम प्लांट एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड इंस्पायर्ड एन इंटरेस्ट इन नेचर। देखो जो उनका वहाँ का माहौल था, जो गांव जैसा माहौल था, उन्होंने उनको सिखाया और उनको आगे बढ़ाया, और प्लांट और एनिमल हस्बेंड्री में जो है, प्लांट के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन में या फिर एनिमल हस्बेंड्री में उनको इंटरेस्ट जो दिखाया नेचर के अंदर कि हाँ ऐसा कुछ होता है, या फिर उनमें वो कुछ चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ से उनका इंटरेस्ट बना और उन्होंने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, इससे ये ज़्यादा डिटेल नहीं है ग्रीगोर जॉन मेंडल की। ज़्यादा डिटेल के लिए थोड़ा सा मैं अपने तरीके से और समझा देता हूँ कि एक्चुअल में वो कौन थे और क्या करते थे। ठीक है ना, लेट मी टेक स्क्रीन। इसमें वाइट ही ले लेते हैं। देखो अगर हम बात करें ग्रीगोर जॉन मेंडल की, ठीक है ना, ग्रीगोर जॉन, ए भी आएगा बीच में, ठीक है ना, मेंडल। ठीक है ना, ग्रीगोर जॉन मेंडल की बात करते हैं। देखो ग्रीगोर जॉन मेंडल सबसे पहले जो उनका जन्म हुआ था कहाँ, एक पहले तो ऑस्ट्रिया था वो। ठीक है ना, पहले ऑस्ट्रिया बोला जाता था, अब क्या बोला जाता है, सिजैक रिपब्लिक। ठीक है, पहले ऑस्ट्रिया बोला जाता था और अब क्या बोला जाता है, सिजैक रिपब्लिक। समझ गए ना। और जन्म कब हुआ था उनका, 1822 में। समझ गए, 1822 में उनका जन्म हुआ था। 1843 में 1843 में 1843 में वो कहाँ चले गए थे, ऑगस्टियन मोनेस्ट्री ऑफ सेंट थॉमस इन ब्रूनो। ऑगस्टियन सेंट थॉमस और ब्रूनो। ठीक है ना, ऑगस्टिन मोनेस्ट्री ऑफ सेंट थॉमस इन ब्रूनो में वो वहाँ पे चले गए और वहाँ उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। वहाँ वो टीचिंग किया करते थे, वहाँ पे क्या करते थे, टीचिंग किया करते थे। ठीक है ना, एज ए मॉन्क। और वहीं से उन्हें जो है ये पी प्लांट पे काम करने की जो है आदत पड़ी थी। ठीक है ना, वहीं से उन्होंने सीखा कि पी प्लांट जो है, पी प्लांट पे कैसे स्टडी किया जाए। लेकिन पी प्लांट पे स्टडी करने से पहले वो 2 साल के लिए 2 साइंटिस्टों के पास गए थे। एक प्लांट फिजियोलॉजी का साइंटिस्ट था, ठीक है ना, एक प्लांट फिजियोलॉजी का था, और एक उनमें से फिजिशियन था, मतलब फिजिक्स का जो साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट। ठीक है ना, फिजिक्स का साइंटिस्ट था। इन प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में उन्होंने उनसे सीखा कि फ्लावर्स और सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, प्लांट्स के बारे में जितनी भी नॉलेज होती है वो इन्होंने इन साइंटिस्ट से ली। और मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है वो फिज़िक्स वाले साइंटिस्ट से ली उन्होंने। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है उन्होंने 2 साल काम किया, सीखा उनके साथ रहते हुए, और वापस आए। वापस आते टाइम उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई। वो स्ट्रेटजी थी कि उनको हाइब्रिडाइजेशन पे काम करना है। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन पे काम करना है।
और ये हाइब्रिडाइजेशन, ये जो प्लांट फिजियोलॉजी वाले साइंटिस्ट हैं ना, ये हाइब्रिडाइजेशन पे ही वर्क करते थे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का जो भूत था उनको यहाँ से आया, और कुछ जो ये अपने पापा के साथ, फादर के साथ में काम किया करते थे, वहाँ से आया। ठीक है ना। और इन्होंने सोचा कि किस पे जो है काम किया जा सकता है, किस पे हम काम करें, मैं काम करूँ। तो ये स्ट्रेटजी बनाने लगे, और उनके माइंड में जो है वहाँ पी प्लांट का जो पौधा था, वहाँ उनसे वो पी प्लांट को देखते हुए इनके माइंड में जो है ये पौधा आ गया। ठीक है ना। फिर इस पौधे के बारे में उन्होंने स्टडी किया, देखा कि कुछ उनको बेनिफिट्स दिख रहे थे इस पी प्लांट को यूज़ करने के लिए। ठीक है ना। तो वो जो है आइडियाज़ यहाँ से आ गए, समझ गए। तो उन्होंने अपना काम जो है स्ट्रेटजी बना के काम स्टार्ट कर दिया। 1856 में उन्होंने अपना काम जो है स्टार्ट कर दिया, और 7 साल के लिए उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, काम लगातार किया। 7 ईयर्स, फॉर 7 ईयर्स, 1863 है ना, या फिर कभी कभी ये आ जाता है 1857 टू 1864। ठीक है ना। 7 ईयर उन्होंने अपना काम जो है किया, और उसके बाद 1866 में उन्होंने अपना जो पेपर है वो पब्लिश कर दिया, ठीक है ना। पब्लिश कहाँ पे किया था उन्होंने, और टॉपिक का नाम, उनके पेपर का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो में उन्होंने अपना पेपर जो है पब्लिश किया। लेकिन कुछ पॉइंट्स थे, कुछ वजह थी, कुछ रीज़न थे कि वो पेपर जो है लोगों के, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में नहीं जा पाया। ठीक है ना। अब वो पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में क्यों नहीं जा पाया, ये हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है ना। देखो, रीडिस्कवरी ऑफ Mendel's work. Rediscovery of Mendel's work. Mendel's work was rediscovered in the 1900 after a time span of about 34 years. ठीक है ना। मतलब उन्होंने 34 साल तक उनका पेपर जो था ऐसे ही रखा हुआ था, कहीं पे पब्लिश नहीं हुआ, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया। फिर 34 ईयर बाद 3 साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये डिस्कस करूँगा कि उनका पेपर जो 34 ईयर्स तक ऐसे ही क्यों रहा, है ना, पब्लिश क्यों नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्यों नहीं गया, वो फेल क्यों हो गया। ठीक है ना। तो उन रीजन्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके। उनका पहला रीज़न क्या है उनका, कि जो उनकी जो कम्युनिकेशन थी, मतलब जो पेपर में जो कम्युनिकेशन लिखी हुई थी, मतलब उसमें जो भी भाषा थी, मतलब एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है ना, लैंग्वेज का, वो बहुत डिफ़िकल्ट थी। ठीक है ना। क्या थी वो, डिफ़िकल्ट थी। समझ गए। डिफ़िकल्ट क्यों थी ये हम बात करेंगे अभी। इस वजह से उनका पेपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, वैसे तो गया तो था, लेकिन वो क्या है, वो समझ नहीं पाए लोग उस पेपर को, समझने में दिक्कत आई उनको, है ना। तो जब समझ में ही नहीं आया तो वो पेपर जो है पब्लिश अच्छे से नहीं हो पाया। ठीक है ना। तो दूसरा जो था, उनके जो कुछ आइडियाज़ थे वो कुछ अनब्लेंडिंग थे, डिस्क्रीट थे, अलग थे बिल्कुल ही। कुछ ट्रेड को उन्होंने जो है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था। एक तो एक ये भी वजह रह गई। ठीक है। दूसरा, उन्होंने जो अपने पेपर था वो उसमें मैथमेटिक्स का यूज किया हुआ था। ठीक है ना। उस टाइम पे लोगों को इतनी मैथमेटिक्स जो है समझ में नहीं आती थी, है ना। सेकंड रीजन। थर्ड रीजन क्या है, थर्ड रीजन, उस टाइम पे जो है चार्ल्स डार्विन की जो है थ्योरी चल रही थी। कौन सी, चार्ल्स डार्विन की कौन सी थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी थी चार्ल्स डार्विन की, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है ना। ये सबसे बड़ा पॉइंट था, ये सबसे बड़ी डिस्कवरी थी उस टाइम की, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है ना। तो ज़्यादातर लोगों का जो ध्यान था वो इस पे था, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पे था, ना कि मेंडल की थ्योरी, मेंडल के पेपर पे था। तो लेकिन मेंडल का भी सबसे बड़ा, उस टाइम की सबसे बड़ी रिसर्च थी, लेकिन उन्होंने कुछ आइडियाज़ थे जो, मतलब कि एक तो वो शेयर नहीं कर पाए थे, कम्युनिकेशन उनकी अलग थी, बिल्कुल ही कम्युनिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट थी उस पेपर की, है ना। मैथमेटिक्स उन्होंने यूज़ किया हुआ था, मैथमेटिकल टूल उन्होंने यूज़ किया हुआ था, थ्योरम जो उन्होंने यूज़ की थी, है ना, प्रोबेबिलिटी उन्होंने यूज़ की थी, तो वो जो है समझने में दिक्कत आई थी।
ठीक है ना। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही थी और ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट माने जाते थे। ग्रीगोर जॉन मेंडल को उस टाइम पे कोई जानता नहीं था, इस वजह से क्या उनका पेपर पब्लिश नहीं हो पाया अच्छे से, ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया और वो समझ नहीं पाए जिन तक पहुंचा। और दूसरी बात, चार्ल्स डार्विन पे सबका ध्यान था, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, उनके वो जो पेपर है 34 ईयर्स तक जो है ऐसे ही पड़ा रहा, लैप्स ऑफ 34 ईयर्स, ठीक है, बहुत लंबे समय तक ऐसे ही पड़ा रहा। समझ गए। तो रीडिस्कवरी किसने की थी, कब की थी? 1901 में की थी, 1900 में स्टार्ट कर दी थी। 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। कौन कौन से थे? पहला ह्यूगो डीवरीज, है ना, दूसरा कार्ल कोरेंस, तीसरा एरिक वॉन टेसरमैक, ठीक है ना। ये सब के बारे में हम स्टडी करेंगे कल। रीडिस्कवरी किस किस ने की, कब की, कैसे की, ठीक है ना, और रीजन क्या थे मेंडल के सक्सेस के, है ना। मेंडल का जो पेपर था वो सक्सेस कैसे हुआ, मतलब पब्लिश नहीं हुआ लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि उनकी रिसर्च सक्सेस हो गई थी, ठीक है ना। पेपर में जो लिखा था वो सक्सेस था लेकिन पब्लिश नहीं हो पाया था। बाद में उनको, उनके काम को जो इन तीनों साइंटिस्टों ने जो आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने के बाद में उन्होंने उस स्टडी को उन्हीं के नाम पे दिया था, ग्रीगोर जॉन मेंडल, अपने नाम पे नहीं दिया, ठीक है ना। समझ गए। तो ये क्या थे, ग्रीगोर जॉन मेंडल की कुछ लाइफ हिस्ट्री थी और रीडिस्कवरी थी कि रीडिस्कवरी में तीनों साइंटिस्टों ने क्या क्या किया और जो जॉन मेंडल थे उनका पेपर जो है अच्छे से पब्लिश क्यों नहीं हुआ था, ठीक है ना। ये सारी बातें हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारे लिए, हम मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करूँगा मैं, और दूसरा रीडिस्कवरी ऑफ ग्रीगोर जॉन मेंडल की जो रीडिस्कवरी है, मेंडल्स वर्क की जो रीडिस्कवरी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट आता है आप लोगों को तो आप मुझे डाउट क्लास में पूछ सकते हो, है ना। समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेंडल्स एक्सपेरिमेंट रहेगा। मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट क्यों किया, पी प्लांट में की एडवांटेजेस क्या हैं, उसको आसानी से कैसे लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। उसके मेथड क्या है, उनके काम करने का तरीका क्या है, क्या तरीका रहा था, क्या स्ट्रेटजी रही थी, वो सारी बातें हम स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।